गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। रे गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वॉइस आवाज आ रही है ना सबको या अभी भी नहीं आ रही? यस मैम आ रही है। आ रही है ना? ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि सब लोगों ने नोट्स चेक कर लिए थे जो मैंने कल ग्रुप में डाले थे। यस मैम। ठीक है, उनको जल्द से जल्द अपनी कॉपी में कर लो। इकोनॉमिक्स का ठीक मैम। हाँ, जल्द से जल्द कर लो। ठीक है। ठीक इकोनॉमिक्स है की मैम। हमारी ओके मैम। जो पहली वाली बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स वो तो खत्म हो चुकी है, तो उसका काम जितनी जल्दी खत्म करोगे उतना अच्छा है। तो हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर लिया था हमने, बट बहुत दिन हो गए तो मैं दोबारा से एक बार स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसका कैसे यूज है, सब कुछ हम इस इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या बेसिकली। ठीक है। तो पहला है हमारा इकोनॉमिक्स। Economics is a science that studies human behavior which aims at allocation of scarce resources in such a way that consumer can maximum their satisfaction, producer can maximum their profit, and society can maximum its total social welfare. It is about making choice in the presence of scarcity of resources. अब इकोनॉमिक हमारा क्या होता है? ये बेसिकली हमारा एक साइंस होता है, हमारा मेंटेनेंस होता है, जिसके अकॉर्डिंग है इसमें ऐसे हमें रिसोर्सेज को यूज करना होता है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास बहुत सारे तो है नहीं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें इस वे में यूज करना होता है कि जो कंज्यूमर है उसको भी पूरा सेटिस्फेक्शन मिले, जो प्रोड्यूसर है उसको भी प्रॉफिट अच्छा खासा मिले, और जो सोसाइटी है उसका भी भला हो। ठीक है। तो इस वे में हमें इकोनॉमिक हमें सिखाता है कि कैसे हम रिसोर्सेज को यूज करें जिससे कंज्यूमर को भी सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर्स को भी उनका प्रॉफिट मिले, और जो सोसाइटी है उसका भी वेलफेयर हो। फिर हम आ गया स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मतलब सबको पता है, इट मीन शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द रिलेशन टू द डिमांड। डिमांड के कंपैरेटिव जब हमारे पास जो इनपुट या फिर रिसोर्सेज होते हैं उनकी शॉर्टेज हो जाती है, वो हमारा स्केर्सिटी कहलाता है। स्केर्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं ना, सबका जो मेन जड़ होता है वो हमारा स्केर्सिटी होता है। अगर हमारे पास किसी चीज की कमी ही नहीं होगी तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है। फिर आया हमारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ प्रोवाइडेड वेल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। और इसने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। उसमें बेसिकली इकोनॉमिक के बारे में लिखा हुआ था और इकोनॉमिक की डेफिनेशन भी दी हुई थी।
Economic is an inquiry into the factors that determine the wealth of a country. ठीक है, इसमें जो एडम स्मिथ ने हमें बताया था, इसमें बेसिकली उसने अपनी डेफिनेशन में ये बताया था कि जो इकोनॉमिक होता है ना, ये बेसिकली एक इंक्वायरी होती है, एक इन्वेस्टिगेशन होता है, एक पूरा रिसर्च होता है कि जो वेल्थ है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका क्या क्या यूज हो रहा है, वो सारे हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में। उसके बाद आ रहा है हमारा स्केर्सिटी डेफिनेशन गिवन बाय लियोनेल रॉबिन्स। जो स्केर्सिटी की जो डेफिनेशन है वो लियोनेल रॉबिन्स ने दिया था 1932 में। Economic is a science that studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative use. अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा लियोनेल रॉबिन्स है, इसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक है वो एक ऐसा साइंस है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है, कि उसके में और जो ह्यूमन है और उसके जो रिसोर्सेज है उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। और स्केयर इसका मतलब ये होता है, इसके अकॉर्डिंग, वैसे हमने जितना पढ़ा स्कैरसिटी मतलब कमी होता है, पर इसके अकॉर्डिंग जो होता है लियोनेल रॉबिन्स के अकॉर्डिंग स्केयर मतलब होता है किसी भी चीज का अल्टरनेटिव यूज। अगर एक से ज्यादा उस चीज का यूज हो तो वो स्केयर होगा, ठीक है। स्केर्सिटी नहीं, ये स्केयर के बारे में बोल रहा है। तो सबके अपने अपने डेफिनेशंस है, बट इन दोनों को मेन इकोनॉमिक्स में माना गया है। तो इन दोनों का बस हमारे में एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन बाय द लियोनेल रॉबिन्स अबाउट स्केर्सिटी, तो तुम्हें ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा ग्रोथ डेफिनेशन गिवन बाय पॉल ए सैमुअल्सन। अब जो ग्रोथ है उसका डेफिनेशन दिया था पॉल ए सैमुअल्सन ने। उसने बताया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूजेस विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू इम्प्लाई scarce productive resources which could have the alternative uses to provide various commodities over time and distribute them for consumption now. अब ग्रोथ का डेफिनेशन जो हमें दिया था पॉल सैमुअल्सन ने, इसमें ये बताया था कि इकोनॉमी जो है ना, ये बेसिकली एक स्टडी है कि मैन जो मैन या फिर सोसाइटी है वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज उनको कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कैसे यूज करते हैं कि सारी जो डिमांड है वो पूरी हो जाए, और जो रिसोर्सेज होते हैं ना उनका भी सिर्फ सिंगल यूज नहीं होता, उनका अल्टरनेटिव यूज होता है, ठीक है, इसमें यही बता रखा है। उसके बाद है रिसोर्सेज की फीचर बताया गया। एक तो है स्केयर एंड लिमिटेड, जो रिसोर्सेज है एक तो कम है, दूसरा हैव अल्टरनेटिव यूज, और दूसरा क्या है, इनके कई यूज है, ठीक है। तो स्केयर जो रिसोर्स हमारे रिसोर्सेज है, एक तो वो कम है, लिमिटेड अमाउंट में हमारे रिसोर्सेज प्रेजेंट है, और दूसरा ये जो भी रिसोर्सेज है इनके एक ही यूज नहीं है, सिर्फ इनके अल्टरनेटिव यूज है, एक से ज्यादा यूज होते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो। लास्ट वाले मैम, ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ में ना बेसिकली इसको जो है ना डिफाइन किया, इसको डिफाइन किया पॉल सैमुअल्सन ने। इसमें क्या बताया गया है कि इकोनॉमिक एक ऐसी स्टडी है जो बताता है कि इंसान मतलब मैन या सोसाइटी को कैसे जो रिसोर्सेज है उनको यूज करना चाहिए, ठीक है। पैसों के बल उसमें तुम पैसे को भी इंक्लूड कर सकते हो, पैसे को नहीं भी इंक्लूड कर सकते हो, पर उसमें ये बेसिकली बताया कि तुम कैसे रिसोर्सेज को यूज करो जिससे क्या है तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिले और तुम आगे लोगों को भी सेटिस्फैक्शन दे सको। इसमें लिखा हुआ है ना, which could have alternative use to provide various commodities over time and distribute them for consumption now. मतलब कैसे तुम रिसोर्सेज को यूज करो कि तुम्हारा जो अभी के सेटिस्फैक्शन है वो भी मिल जाए तुम्हें, अभी का जो तुम्हारा यूज है वो भी पूरा हो जाए, और तुम फ्यूचर के लिए भी उसको बचा सकते हो, फ्यूचर के लिए भी वो काम आ सकता है। तो ये हमारा ग्रोथ बताता है। अब क्लियर हुआ? इसमें ना कुछ नहीं है, इसमें बस इतना बता रखा है ग्रोथ में कि ग्रोथ में भी ना इकोनॉमिक के बारे में ही बता रखा है कि इकोनॉमिक क्या है हमारा, एक ऐसी स्टडी है जिससे ना हेल्प मिलती है, जो ह्यूमन होते हैं या फिर जो हमारी सोसाइटी होती है उनको हेल्प मिलता है, उनको थोड़ा पता चलता है, नॉलेज आती है कि वो रिसोर्सेज को कैसे यूज करे कि अभी की उनकी जो सेटिस्फैक्शन, उनका जो डिमांड है वो भी पूरा हो जाए, और फ्यूचर जनरेशन का जो होगा उनको भी पूरा होने में, मतलब वो रिसोर्सेज उनको छोड़ सके वो, और उनको पूरा होने में भी उनको हेल्प मिले जो फ्यूचर जनरेशन के लिए, मतलब इनको खुद के लिए भी रिसोर्सेज का यूज करने का नॉलेज मिलता है,
और फ्यूचर के लिए कैसे बचाए रिसोर्सेज को, उसका भी बेसिकली नॉलेज देता है इकोनॉमिक्स। ये हमारा ग्रोथ में बताया गया है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक यस है, मैम। किसको क्लियर नहीं हुआ था? हाँ, क्लियर हो गया ना तुम्हें? रिसोर्सेज क्या है, एक तो लिमिटेड है, दूसरा है इनके अल्टरनेटिव यूज होते हैं। ये हमेशा याद रखना, इस पूरे चैप्टर में तुम्हें ये चीज बहुत बार आएगी कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, एक तो लिमिटेड होते हैं, दूसरा इनके अल्टरनेटिव यूज होते हैं। इसको दिमाग में रख लो। उसके बाद आया हमारा टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। ये सिंपल है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन से होते हैं? जो भी एक्टिविटी करने से हमें पैसे मिलते हैं वो हमारे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज होते हैं, और जो भी पैसे करने से हमें पैसे नहीं मिलते बट वो एक्टिविटीज होती है, वो हमारा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसमें बता रखे इकोनॉमिक क्या है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और नॉन इकोनॉमिक में क्या है, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, चैरिटेबल एंड पेरेंटल, इन सब में पैसों का इंक्लूडमेंट नहीं होता, इसमें पर एक्टिविटीज होती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, चीजें की जाती है, पर पैसे जो होते हैं ना, पैसे नहीं मिलते इसके बदले। ठीक है, यही बता रखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू अर्न मनी and wealth for life. These activities generate new income and increase the flow of goods and services. For example, production, consumption, investment, distribution. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसको करने से हम पैसे कमाते हैं और हमारा जो इनकम है वो जनरेट होता है। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इससे बिल्कुल अलग है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, उसमें क्या है, हम एक्टिविटीज करते हैं पर वो पैसों से रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आया हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज वांट। अब हम इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए इसमें कंज्यूमर को इकोनॉमिक एजेंट कहा गया है। ठीक है, कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, ठीक है, वो हमारा कंज्यूमर होता है। तो बेसिकली इसमें भी यही बताया गया कि कंज्यूमर एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। उसके बाद आया हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, ताकि उसको इनकम आ सके, उनको सेल करके वो पैसे कमा सके। नहीं, ये तो छोटे छोटे टर्म है। उसके बाद है सर्विस होल्डर, अ पर्सन हु इज इन जॉब and give his services as a factor of production and is getting paid for it. एग्जाम्पल, गवर्नमेंट टीचर। अब सर्विस होल्डर क्या होता है? सर्विस होल्डर वो पर्सन होता है जो एक जॉब में होता है और उसका जो जॉब होता है ना वो उसको खुद ही करना होता है। जैसे मान लेते हैं कोई टीचर है, अब टीचर का काम क्या है, पढ़ाना, उसको वो खुद ही पढ़ाना पड़ेगा, वो किसी रोबोट को नहीं बोलेगा कि तुम पढ़ाओ या कुछ और करके वो नहीं बोलेगा ये पढ़ाओ, उसको खुद ही पढ़ाना होता है। तो सर्विस क्या हो रहा है, वो खुद प्रोवाइड कर रहा है। तो जब भी कोई जॉब में कोई इंसान सर्विस प्रोवाइड करता है बेसिकली, तो वो हमारा होता है सर्विस होल्डर, उसी के थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। ठीक है, उसके बाद आया हमारा सर्विस प्रोवाइडर, अ पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर फॉर अ पेमेंट, ट्रांसपोर्टर, ऑटो ड्राइवर। ठीक है, तो सर्विस होल्डर और सर्विस प्रोवाइडर में फर्क है, और बहुत छोटा सा फर्क है, बट तुम लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो गए। तो सर्विस होल्डर पता है कौन होता है? सर्विस होल्डर बेसिकली वो लोग होते हैं जिनके पास खुद की नॉलेज होती है। ठीक है, उनको किसी चीज से काम नहीं करना होता, उनको खुद ही काम करना होता है। मान लेते हैं कोई डॉक्टर है, ठीक है, उसके पास काफी सारी चीजें होती है, मतलब मेडिसिन होते हैं, स्टेथोस्कोप होता है, और भी काफी सारी चीजें होती है, पर जब तक वो डॉक्टर खुद किसी का इलाज नहीं करने जाएगा तब तक किसी का इलाज थोड़ी ना होगा, उसको खुद ही अपना काम करना पड़ेगा। वो एक प्रोफेशनल है, उसको खुद सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होता है, सर्विस होल्डर, कि इनके पास सर्विस प्रोवाइड करने का ये होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर सर्विस प्रोवाइड नहीं होगा, भले तुम्हारे पास कितना अच्छे स्टेथोस्कोप क्यों ना, वो खुद चल के नहीं जाएंगे किसी को सर्विस प्रोवाइड कराने। ठीक है, और जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये क्या होता है, ये भी सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं, बट ये ना किसी के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा वो हो गया ऑटो ड्राइवर्स हो गए, वो क्या कहते हैं, अपने ऑटो में बिठा के ले जाते हैं, वो भले ही ड्राइविंग कर रहे हैं
और वो अपना सर्विस ना प्रोवाइड करे, वो अपनी कार मतलब जो भी है ऑटो में बैठ के वो प्रोवाइड करवा रहे, तो ऑटो सर्विस प्रोवाइड करे देखा जाए तो। ठीक है, तो जब भी किसी चीज के थ्रू हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो हमारा होता है सर्विस होल्डर, सॉरी सर्विस प्रोवाइडर। और जब हम खुद सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो होता है हमारा सर्विस होल्डर। ये क्लियर हुआ या कोई थोड़ा कंफ्यूजन है? No, ma'am. हो गया क्लियर? चलो गुड। Yes, ma'am. उसके बाद है हमारा स्टैटिस्टिक्स is a method of taking decision on the basis of numerical data। अब तक हमने पढ़ा हमारा इकोनॉमिक्स क्या है, वो होता क्या है हमारा बेसिकली, ठीक है, उससे क्या क्या फायदे हैं और उसको हम कैसे यूज करके मतलब जो स्केर्सिटी वाला रिसोर्सेज है उस चीज में डिमांड या सप्लाई जो है वो सही से बना सकते हैं ताकि सबकी सेटिस्फेक्शन पूरी हो, जो भी डिमांड हो। तो इस चीज को ना इकोनॉमिक्स को ही जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में सॉल्व करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखाते हैं कि अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, तो वो हमारा स्टैटिस्टिक होता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बस दिखाते थे कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, ऐसा सोचते थे, हम एजम्पशंस लगाते थे। बस स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ये चीज होती है, वो भी नंबर के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड इन टू वे। स्टैटिस्टिक्स को हम दो वे में डिफाइन कर सकते हैं, एक है सिंगुलर सेंस और दूसरा हमारा प्लूरल सेंस। Statistics means statistical method and technique related to collection, organization, classification, presentation, analysis, interpretation। ठीक है, सिंगल सेंस में हमारा क्या होता है, इसमें बेसिकली जो होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स को, इसके टेक्निक्स को और जो इसके भी मेथड्स होते हैं उनको उनको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं बेसिकली। ठीक है, उनको डिवाइड कर देते हैं कि पहले हम क्या करें उसके बाद क्या करें, जिससे जो है हमारा पूरा रिपोर्ट अच्छे बने। तो सबसे पहले होता है हमारा कलेक्शन। पहले क्या होगा, हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। हमने कई जगह से डाटा ले लिया, मान लो कि भाई कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए तुमने कई जगह से डाटा लिया, कुछ इंटरनेट से लिया, कुछ बुक से लिया, कुछ किसी से पूछ लिया, तो तुमने डाटा कलेक्ट कर लिया। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। अब तुमने डाटा तो कलेक्ट कर लिया, बट अब तुम्हें देखना होगा तुम किसको कौन सी जगह लिखोगे, किसकी जगह कौन सा पिक्चर चिपकाओगे। तो ये सब क्या होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। जो भी डाटा है उसको हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया, किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया, जिससे वो और सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाद तुम्हें करना है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में तुम्हें ये करना है कि कौन सा किस पार्ट का। तुमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बना लिए, ठीक है, तो तुम्हें ये भी सीक्वेंस वाइज देखना होगा ना कि ये पेज नंबर 1 है तो इसको पहले लगाऊंगा, पेज नंबर 2 को बाद में लगाऊंगा, फिर एक पिक्चर लगाऊंगा, फिर पेज नंबर 3 लगाऊंगा। तो ऐसा सबको सेटल करना होगा तुम्हें, तो वो होता है हमारा क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या होता है, हमें उसको प्रेजेंटेबल बनाना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि हमने बस लिख के ब्लू एंड ब्लैक पेन से लिख के हमारा प्रोजेक्ट दे दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर तो 2 या 3 नंबर मिलेंगे तुम्हें 10 से। तो इसलिए क्या करेंगे, हम उसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे, थोड़ा अच्छे से नीट एंड क्लीन बॉर्डर्स बनाएंगे, कुछ करेंगे, तो वो हमारा होगा प्रेजेंटेशन। फिर आता है हमारा एनालाइजेशन, सॉरी एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया, अब तुम एक आखिरी बार देखोगे ना कि इसमें कुछ गलत तो नहीं हो गया, या सब कुछ ठीक तो है, कुछ पेज छूट तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया। तो ये सब देख के तुम इसको एनालाइज करोगे, एक बार चेक करोगे। ठीक है, एक बार चेक करने के बाद तुम क्या करोगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब तुम जाओगे क्लास में और टीचर को दे दोगे अपना प्रोजेक्ट, फिर वो बताएंगे तुमने प्रोजेक्ट में किया क्या है, तो वो चीज भी तुम्हें बतानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनका बेसिकली हमारा ओरल क्या क्या कहते हैं उसको, एएसएल तो इंग्लिश में होता है, कुछ कहते हैं उसको भी, तो वो भी होता है। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट 5 नंबर का है तो 3 या 4 नंबर का वो भी चीज होता है, कुछ होता है उसमें ओरली पूछते हो तुम। जो टीचर होती है वो पूछते हैं कि इसमें तुमने क्या किया है, इसमें क्या चीज है। तो इसमें क्या करना होता है, तुम्हें बेसिकली बताना होता है कि तुमने प्रोजेक्ट में क्या किया। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन मतलब जितना भी डाटा तुमने कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज करके, क्लासिफाई करके, प्रेजेंट करके, एनालाइज के बाद तुमने जितना भी देखा कि हाँ इसमें मैंने क्या किया है, वो तुम्हें पूरी क्लास को या सबको बताना पड़ेगा कि ये चीज ऐसे हुई है, इसको ऐसे किया गया है। तो वो होता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, सिंगुलर सेंस में हमारा ये क्लासिफिकेशन होता है। प्लूरल सेंस में हमारा क्या है, statistics means numerical facts and figures which have been symmetrical
systematically collected for a definite purpose in any field of study. अब सिंगुलर सेंस में ना हमारा ये होता है कि हमें बस ये सब चीजें करनी होती है। बेसिकली हमारा कोई पर्पस नहीं होता है कि हमें इस चीज के लिए कर रहे हैं। हमें बस ये बताया जाता है कि तुम्हें ये पूरा बनाना है, ये रिपोर्ट बनाना है, पर ये नहीं बताया जाता कि किस पर्पस के लिए रिपोर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, बट जो हमारा प्लूरल सेंस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें पता होता है कि हमें इस चीज के लिए रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो रिपोर्ट है वो उस हिसाब से बनती है। जैसे मान लो कि हमें सिंगुलर सेंस में हमें कह दिया कि ऐसे ऐसे सर्वे है, ऐसे तुम सर्वे करके आओ, हमें रीजन नहीं बताया कि क्यों सर्वे करना है, तो हमने सर्वे करके रिपोर्ट सबमिट कर दी। और दूसरा हमारा प्लूरल सेंस में हमें बताया गया कि ये जो सर्वे है ये तुम्हें करना है, इससे जो हमारा पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेट करेंगे। तो ये बेसिकली एक मोटिव हो गया कि हाँ, इस पॉपुलेशन एस्टिमेशन के लिए जो हमें डाटा क्रिएट करना है वो हमारा प्लूरल सेंस में होगा। ठीक है, सिंगुलर सेंस में बेसिकली हमें पता नहीं होता हमें किस चीज के लिए जो डाटा का रिपोर्टिंग करना है, और प्लूरल सेंस में हमें पता होता है। उसके बाद आया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ये बेसिकली फीचर्स है। तो पहला है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, बट एवरेज फैक्ट्स जो होते हैं बिल्कुल एक्यूरेट फैक्ट्स नहीं होते, बट नॉर्मली इसे बहुत आसपास वाले फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, न्यूमेरिकली हमें एक्सप्रेस करना होता है। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, और ये चीज ना एक चीज पे डिपेंड नहीं होती, काफी चीजों को देखकर ये चीज रिपोर्ट बनाई जाती है। अगर पॉपुलेशन का देखते हैं तो ये पॉपुलेशन में बस इतना नहीं देखेंगे कि कितना बर्थ रेट हुआ है, कितना डेथ रेट हुआ है, इसके बाद भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको भी देखा जाता है। उसके बाद है रीजनेबल एक्यूरेसी। इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल करेक्ट डाटा तो नहीं होता, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गलत है, करेक्शन का आसपास होता है, या तो थोड़ा एक दो ज्यादा होगा या फिर एक दो थोड़ा कम होगा। ठीक है, उसके बाद आया कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। अब इनको सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका भी सेम प्रोसेस होता है, पहले कलेक्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सिक्स्थ में क्या है, प्री डिटरमाइंड पर्पस। इनका पहले से पता होता है कि इनको किसके लिए काम करना है, इनको पर्पस जो है डाटा कलेक्शन का वो बताया जाता है। उसके बाद है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक ही चीज को नहीं देखा जाता है कि जो पॉपुलेशन है उसका हमने सब कुछ ये देख लिया, सारा रिपोर्टिंग बना लिया, इसको फिर हम लिटरेसी रेट से भी क्या कहते हैं उसको कंपेयर करेंगे। हमारे जो काफी चीजें होती है और भी, बर्थ रेट, डेथ रेट हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, हाइजीन रेट हो गया, एंड काफी सारी जो रेट्स होती है उनसे भी मोर्टेलिटी रेट हो गया, इन सब से भी बेसिकली क्या होगा, कंपेयर करके उसके बाद ही रिपोर्ट बनेगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि बस पॉपुलेशन क्या है तो बस पॉपुलेशन का डेथ रेट और बर्थ रेट देखेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कभी भी अगर हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं ना, उसमें हमेशा एक या दो फैक्टर्स नहीं होते, बहुत सारी चीजों के ऊपर हम वो रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारा स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि क्या क्या होता है सिंगुलर सेंस में। सबसे पहले हमें डाटा कलेक्ट करना है, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना है, फिर इसको प्रेजेंट करना है, फिर एनालाइज करना है, और फिर इंटरप्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. उसके बाद आया हमारा स्टेटिस्टिकल डाटा। इस स्टेटिस्टिकल डाटा को भी हम कैसे हमने डिवाइड कर रखा है, तो हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। एक है क्वालिटेटिव डाटा और दूसरा है क्वांटिटेटिव डाटा, नॉट मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स लाइक ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। ओके, एंड क्वांटिटेटिव डाटा मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म लाइक प्राइस एंड इनकम। ठीक है, जो डाटा होता है ना उसको भी दो तरीके में डिवाइड किया जाता है। एक तो क्वालिटेटिव डाटा होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा में क्या होता है, इसमें बहुत सारे डाटा हम इंक्लूड करते हैं जिनको हम बेसिकली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब किसी के, अगर तुम कोई समझदार है, किसी की समझदारी को तुम माप सकते हो? नहीं माप सकते। किसी की सुंदरता को तुम माप सकते हो? नहीं माप सकते। ये सब कुछ चीजें होती है जिसको हम बिल्कुल भी मेजर नहीं कर पाते।
ठीक है। पर तुम लोगों ने देखा होगा तब भी काफी सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये सब कैसे होते हैं, इनका भी पूरा डाटा कलेक्शन होता है। पर ये तो ब्यूटी पे ही डिपेंड होता है। अब हम किसी को तो कह नहीं सकते ऐसे कि हाँ तुम्हारा ये है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, या तुम्हारा नंबर ये है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, ऐसे नहीं हो सकते। तो ब्यूटी को हम मेजर नहीं कर सकते। तो जिन भी चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते ना, वो हमारे क्वालिटेटिव डाटा में आते हैं। और जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हमारा इनकम हो गया, ठीक है, हमारा प्राइस हो गया, और काफी सारी चीजों की क्वांटिटी होगी, इवन डेथ रेट एंड बर्थ रेट हो गया, जो रेट्स होते हैं बेसिकली, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। तो जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं वो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा में आता है, और जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो हमारा क्वालिटेटिव डाटा में आता है। ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी से समझ जाना आप लोग। उसके बाद है, in the old days, the use of statistics was restricted to deal with the affairs of state, but nowadays the scope of statistics has spread to all those areas where numerical facts are used, such as economics, business, industry, medicine, physics, chemistry, and numerous other fields of knowledge. पहले स्टैटिस्टिक्स क्या था, बस इसके जो अफेयर्स थे रेस्ट्रिक्टेड थे स्टेट तक, कि हाँ एक स्टेट में क्या हो रहा है, स्टेट की इकोनॉमी कैसे चल रही है, स्टेट में क्या हो रहा है, पहले बस स्टेट तक ही सीमित है। बट धीरे धीरे जो स्टैटिस्टिक्स की सबको नॉलेज होने लगी ना, सबको पता चल गया कितना इंपॉर्टेंट है ये, तब ये हर एक एरिया में जाने लग गया। जैसे इकोनॉमिक्स में आ गया ये, हमारे बिजनेस इंडस्ट्री में आ गया, ठीक है, मेडिसिन में आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन न्यूमरस अदर बहुत सारे फील्ड ऑफ नॉलेज है जिसमें आ गया। ठीक है, इवन मैथ्स में भी तुम लोग पढ़ते होगे स्टैटिस्टिक्स। तो ये स्टैटिस्टिक्स और वो स्टैटिस्टिक्स बहुत से सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स? इट enables an economist to present economic fact in precise and definite form। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो इकोनॉमिस्ट होता है, इकोनॉमिस्ट मतलब होता है जिसको इकोनॉमिक की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है और जो इकोनॉमिक के लिए काम करता है। ठीक है, जैसे जो मेडिकल फील्ड में काम करता है उनको डॉक्टर कहते हैं, जो लॉ के फील्ड में काम करते हैं उनको लॉयर कहते हैं। तो वैसे ही जो हमारे इकोनॉमिक के फील्ड में काम करते हैं उनको इकोनॉमिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स होता है ना, वो इकोनॉमिक्स को हेल्प करता है ताकि वो जो भी इकोनॉमिक की फील्ड है उसमें जितने भी डाटा है उनको सही से प्रेजेंट कर सके और उनका रिपोर्ट बना सके। ठीक है, दूसरा है हेल्प इन कंडेंसिंग मास डाटा इनटू फ्यू न्यूमेरिकल मेजर। अब जो डाटा है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, ये हेल्प करता है वो जो बहुत ज्यादा इधर उधर कहते हैं ना स्प्रेड हुए डाटा है, उनको बेसिकली सही से ऑर्गेनाइज करके एक न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करके हेल्प करते हैं। तो इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो तीसरा है स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स। और स्टैटिस्टिक्स इस चीज में भी हेल्प करता है कि इकोनॉमिक के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उनके बीच में एक रिलेशन या कंपेयरिंग का जो भी मेथड होता है वो चीज देखने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्प करता है। अगर हम कहीं का डाटा निकालते हैं, अगर हमें पता चलता है कि हमारा इंडस्ट्री ले लेते हैं, हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री कितना दे रहा है हमें, 10% वो हमें दे रहा है, उससे 10% इनकम आ रही है। जो हमारा सेकेंडरी हो रहा है उससे 20% इनकम आ रही है, और जो हमारा टर्शरी है उससे हमारा 30% इनकम आ रहा है। ये बेसिकली हमें पता कैसे चलता है कि इनसे इतना इनकम आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही हमें पता चलता है। जब हम पूरा एनालाइज करते हैं, पूरा रिपोर्टिंग करते हैं, उससे फिर हमें पता चलता है। इससे क्या होता है, हमारे लिए ईजी हो जाता है कंपेयर करना कि कौन सा इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा कर रहा है, और जो ज्यादा अच्छा कर रहा है उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और जो अच्छा नहीं कर रहा है फिर हम उसको देखते हैं उसमें और क्या चीजें लगाए कि वो भी ज्यादा अच्छा करे। तो ये बस हमारे स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही वो हो पाया है, सक्सेसफुल हो पाया है। उसके बाद है हमारा इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडीज। अब इकोनॉमिक फोरकास्टिंग क्या होता है हमारा, जैसे हमारा वेदर फोरकास्टिंग होता है ना कि बारिश कब होगी, आज ठंडा मौसम रहेगा या आज कुछ रहेगा, आज कुछ रहेगा, वैसे ही हमारा इकोनॉमिक फोरकास्टिंग भी होता है। तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में बेसिकली हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कब आएगा या कितने टाइम में आएगा, कितनी हमारी ग्रोथ होगी, जीडीपी कितना ये होगा, कितना नहीं होगा।
कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ये बेसिकली हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। जब हमारी डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाता है ना, तब हमारा इन्फ्लेशन होता है। और डिफ्लेशन मतलब होता है जब महंगाई का उल्टा मान लो, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा। घाटा, घाटा मान लेते हैं, नहीं घाटा तो लॉस होता है। मतलब जो भी होता है, जो महंगाई होता है उसका जो अपोजिट होता है वो डिफ्लेशन होता है। ठीक है, मैम इसमें क्या होता है? क्या कह रही हो? मैम सस्ता होता है। हाँ, सस्ता, सस्ता बोल सकते हैं, बट महंगा का सस्ता होता है। मैं यहाँ महंगाई की बात कर रही हूँ, महंगाई का सस्ताई तो नहीं होगा शायद, हो सकता है सस्ताई, पता नहीं, हिंदी वाले टीचर से पूछना आपने। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली होता है सस्ता ही मान लेते हैं। जब क्या होता है, हमारा जो सप्लाई होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारा जो डिमांड होता है वो कम होता है। तो इसमें क्या होता है, जो चीजें होती है वो काफी सस्ती हो जाती है और इससे क्या होता है, डिफ्लेशन आ जाता है। उसके बाद है हमारा हेल्पफुल टू फॉर्मुलेट एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जब हमें इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम का पता चल जाता है, पूरा डाटा एनालाइज करके, सब कुछ को पता करके, उसके बाद हम उसी हिसाब से अपना सॉल्यूशन निकालते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इसमें भी हेल्प करता है कि हमें वो सॉल्यूशन भी बताते हैं कि हम किस पे क्या करेंगे कि हमारा ये सॉल्यूशन निकलेगा। फिर है हेल्प टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिसीज अप्लाइड बिफोर। अब ये चीज भी हेल्प करता है कि पहले क्या किया उन्होंने, कुछ पॉलिसी लगा दी। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि टैक्स लगा दिया, ठीक है, कि बाहर से कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया कि बाहर से कोई भी हम चीजें इंपोर्ट नहीं कर सकते, करते हैं तो बहुत ज्यादा टैक्स पे करना होगा। तो इन लोगों ने पहले ये पॉलिसी लगा दी। फिर ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे इनका इंपोर्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया और इनका एक्सपोर्ट भी खत्म हो गया। तो इनसे, और अब जब इन्होंने क्या किया, टैक्सेस कम कर दिया, दूसरा जो फाइनेंशियल ईयर आया उसमें उन्होंने टैक्सेस कम कर दिया। फिर वो देख रहे हैं कि जो चीजें हो रही है वो इम्प्रूव हो रही है। तो पहले और अब की पॉलिसी को चेंज करके जो हमारा ग्रोथ है उसमें कितना डिफरेंस आया, ये भी हम स्टैटिस्टिक्स से पता कर सकते हैं। उसके बाद आया हमारा इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब होता है कि क्या करने से क्या रिजल्ट आया हमारा या क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे टैक्स करने से, टैक्स अगर हमने बढ़ा दिया तो हमारा जो हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो कम हो गया। अगर टैक्स हमने कम कर दिया तो क्या हुआ, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोबारा बैलेंस में आ गया। तो ये चीजें भी पता करने में हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, जो पॉलिसीज होती है उनको बनाने में हेल्प करता है। यूज फॉर इंटरसेक्टुअल एंड इंटरटेम्परल कंपैरिजन। अब इसमें ये क्या है, ये कंपैरिजन में भी हेल्प करता है कि एक स्टेट के बीच में क्या कंपेयर, मतलब जो चीजें है उसमें कितना कंपैरिजन है ग्रोथ में। ठीक है, इवन हम कंट्रीज की ग्रोथ भी इससे मेजर कर सकते हैं। और भी काफी सारी चीजें हैं जो बेसिकली हम उन चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा इट इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, इसको भी बेसिकली हम देख सकते हैं। अब इतने दिनों से हम बस बात कर रहे थे कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हमारी रिसोर्सेज स्केर्सिटी में है, वो कैसे है और क्यों है। तो इनको भी जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये इस चीज में कमी है तो इसी वजह से ये चीज हो रही है। तो ये पूरा भी इनको पता करने में भी हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा था इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हमारी इकोनॉमिक्स में क्या हेल्प करता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। इसके बाद हमारे दो बचते हैं, कि हमारा फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और अब आई थिंक टाइम भी ओवर होने वाला है। तो अब तक सबको समझ आ गया जितना मैंने पढ़ाया? यस मैम। मैम। ओके, हाँ, देखो जो फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ना, इसमें वही चीज बता रखी है जो हमने अभी इम्पोर्टेंस में पढ़ा है। जैसे पहला कि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, जो वास्ट डाटा होता है उनको सिंप्लीफाई करता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी को ये सिंप्लीफाई कर देता है। दूसरा क्या है, इट एक्सप्रेसेस फैक्ट इन नंबर्स। ये जो भी फैक्ट्स होते हैं, डाटा होता है, उनको नंबर के फॉर्म में दिखाता है। तीसरा है इट प्रेजेंट डाटा इन कंडेंस फॉर्म। ये क्या करता है, बहुत ज्यादा जो डाटा होता है उनको सिंप्लीफाई करके छोटे फॉर्म में दिखाता है इसको। ठीक है,
चौथा है हमारा स्टैटिस्टिक्स कंपेयर डिफरेंट फिनोमिना एंड रिएश्योर रिलेशनशिप बिटवीन देम। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, ये बेसिकली सिर्फ एक ही चीज के ऊपर नहीं अड़ा रहता है कि हाँ बस इसी से हम हर चीज पता करेंगे। इसमें क्या होता है, हर एक फैक्टर्स को हम देखते हैं और उसको कंपेयर करके उसके बाद हमारा रिपोर्ट बनता है। पांचवा है स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर्मुलेशन पे हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग पे हेल्प करता है, कंपैरिजन में हेल्प करता है। इट इज यूजफुल इन टेस्टिंग लॉ ऑफ अदर साइंसेस, इसमें भी हेल्प करता है। ये बेसिकली टेस्टिंग में भी हेल्प करता है कि आज हमने ये पॉलिसीज लगाई है तो ये रिजल्ट आया, कल हम ये पॉलिसी लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो ऐसे कंपैरिजन करके ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह भी काम करता है। उसके बाद है इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ करेक्शन कोरिलेशन बिटवीन टू फैक्टर्स। कोरिलेशन मतलब होता है दो फैक्टर के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको भी हेल्प करती है कि बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन और हमारा एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी हमें बताता है। उसके बाद है हमारा, ये हमारे फंक्शंस थे। उसके बाद है हमारा लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। तो पहला है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल। इसका एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ये कभी एक के बारे में हम नहीं पढ़ सकते। स्टैटिस्टिक्स किसी एक इंसान के ऊपर हम कभी नहीं बना सकते, हमें बहुत सारा वास्ट डाटा चाहिए होता है स्टैटिस्टिक्स के लिए। उसके बाद हमारा स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स माइट लीड टू फैलेशियस कंक्लूजन। अब कभी कभार ये होता है ना कि स्टैटिस्टिक के जो रिजल्ट होता है ना वो पूरी तरह सही भी नहीं होते, तो जो कंक्लूजन निकलता है तो वो पूरी तरह सही नहीं होता। वो कंक्लूजन कभी कभार फॉल्स कंक्लूजन में निकल जाता है। जैसे हमने सोचा कि इन्फ्लेशन आएगा पर डिफ्लेशन आ गया, हमने फोरकास्ट किया कि डिफ्लेशन आएगा पर इन्फ्लेशन आ गया, तो ऐसा। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद क्वांटिटेटिव फैक्ट्स ओनली। अब ये क्या होता है, जो स्टैटिस्टिक्स होता है ये सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स के साथ ही डील करता है, क्वालिटेटिव के साथ नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स लॉ आर ट्रू ओनली ऑन एवरेजेस। अब जो स्टैटिस्टिक्स के लॉ होते हैं ना वो बस कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, बट जरूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं। टाइम टू टाइम जो फॉर्मुलेशन होता है उनको चेंज करना पड़ता है। फिफ्थ है हमारा ओनली एक्सपर्ट कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो एक्सपर्ट होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो सबसे ज्यादा अच्छे से स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं, वरना जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है उनके लिए स्टैटिस्टिक्स किसी काम की नहीं है। उसके बाद है हमारा यूनिफॉर्मिटी एंड होमोजेनिटी ऑफ डाटा एसेंशियल। अब इसमें ये है कि अगर तुम कल किसी चीज का डाटा ले भी रहे हो तो वो थोड़ा सा तुम्हें सिमिलर होना चाहिए। जैसे डेथ रेट और बर्थ रेट ये सेम है, मरना और जीना बेसिकली सेम है थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम डेथ रेट का देख रहे हो और फिर तुम देख रहे हो कि कुछ और भी देख रहे हो, जो डेथ से बिल्कुल भी, डेथ या बर्थ से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद है हमारा मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडीड इज क्रिएटेड लिमिटेशन बिकॉज मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स पॉसिबल। अब ये चीज क्या होती है, ये चीज हमारे न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, हम लोग इसको न्यूमेरिकली करते हैं, पेपर पूरा ये इसका डाटा बनता है। तो इसमें ना मिस यूज भी हो सकता है, कोई कुछ चेंज कर दे या फिर कोई कुछ हो जाए, इसमें हो सकता है। अब तुम कुछ दिमाग में सोचो तो तुम्हारा दिमाग का तो कोई कुछ नहीं चेंज कर सकता, पर तुमने कहीं कुछ लिख रखा है तो वहां का तो चेंज कर सकता है, ठीक है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। अब इसमें ये नहीं है, इसमें बस हम नॉर्मल एवरेज ही स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं